हेलो। ठीक। गुड इवनिंग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथ क्लासेस में। जैसा कि टाइम और टेबल जो हमारी आज की कक्षा है वो हिंदी की है, और जो यानी कि पिछले 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई। काम होता है, हर किसी के पास काम होता है, यानी कुल मिलाकर ये मानकर चलिए कि त्यौहार है, त्यौहार के आगे पीछे काम बना ही रहता है। यानी कि अगर प्रॉपर तरीके से अगर क्लास चलेंगी आपकी तो वो होगा 1 अप्रैल से। अभी चलेंगी, अगर टाइम जैसे बीच बीच में नहीं मिल पाएगा तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी मार्च में। 1 अप्रैल से क्या होगा, प्रॉपर तरीके से जैसा कि टाइम टेबल शेड्यूल बना है सेम टू सेम उसी तरीके से चलेगा। तो वर्णमाला यानी कि हिंदी, ठीक। वैसे तो ये तुम्हारे सिलेबस में चैप्टर नहीं है हिंदी में, यानी हिंदी जो व्याकरण है वर्णमाला नहीं, लेकिन जो चैप्टर एक संधि है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर संधि पढ़नी है तो संधि के पहले हमें ये चैप्टर पढ़ना क्या है, अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो यानी कि क्वालिटी ठीक ठाक है तो ठीक। एक बात और, अगर मैं आप लोगों का कमेंट ना पढ़ सकूं तो इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी सिस्टम हमारे पास नहीं है कि कमेंट के लिए अलग एक से एलसीडी लगाई जाए ताकि हम आप लोग कमेंट पढ़ सकें। बस ये मान कर चलिए कि पढ़ाई में फोकस कीजिए। कमेंट हम बाद में ज़रूर पढ़ लेते हैं। कमेंट जो है जब क्लास खत्म करते हैं तो ज़रूर देखते हैं, एक बार अपनी क्लास हम खुद देखते हैं रिवाइज करके कि क्या हमने कहीं गलत पढ़ाया है। अगर गलत पढ़ाया हो तो उसे सुधारा जा सके, ठीक है। और कमेंट भी हम बाद में पढ़ लेते हैं। जैसे कि वे फिजिक्स से क्लास ले रहे थे परसों, तो उसमें हमारे दोस्त ने कमेंट किया था। कमेंट नहीं पढ़ सके, बाद में पढ़ा तो ये अच्छा नहीं होता, यानी खराब लगता है उस समय अगर दोस्त तुम्हें बुलाए और उतने समय तुम ना बोलो। तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि हम कमेंट पढ़ने में असमर्थ हैं। अगर वैसे वीडियो की क्वालिटी नहीं है तो क्वालिटी अपनी बढ़ा लो, ब्राइटनेस को तेज कर लो। आइडियो की क्वालिटी नहीं है तो हो नहीं सकता कि आइडियो क्वालिटी नहीं है, हम क्योंकि पहले चेक कर लेते हैं, ठीक। तो आते हैं वर्णमाला में। देखो, अगर वर्णमाला को देखा जाए तो वर्णमाला तुम्हारे 2 अक्षरों से मिलकर बना है, ठीक। एक तो तुम्हारा वर्ण हो गया यानी कि ये, और एक तुम्हारा हो गया माला। क्या हो गया, एक तुम्हारा क्या हो गया, माला, ठीक है। अगर इसका अर्थ निकाला जाए, क्या निकाला जाए, अर्थ। तो अगर वर्ण का अर्थ देखा जाए तो वर्ण को हम वर्ण ही कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण है तो वर्ण को हम वर्ण ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं किताबों में वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षर भी कहा जाता है। और माला का मतलब ये हुआ क्रमबद्ध। क्या, क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित ढंग से, ठीक है। यानी कि वर्ण का मतलब वर्ण हो गया, और इसको किसी किसी किताब में अक्षर भी कहते हैं, और माला का यहाँ पर मतलब हो गया क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित ढंग से, ठीक है। अगर हम लोग वर्णमाला की परिभाषा बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, क्या, अक्षरों या वर्णों के क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित ढंग से लिखने या पढ़ने को ही क्या कहते हैं, हम लोग वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वैसे तुम्हें परिभाषा नहीं लिखनी है, अगर चाहोगे तो लिखवा भी देंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, परिभाषा बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, ठीक है। इसी में वर्णमाला, अगर जो टोटल हमारे पास वर्णमाला है वो कितने हैं, तो 52 है। ये लिखा देंगे, अभी थोड़ा सा समझना है तुम्हें, क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। टोटल वर्णमाला कितने हैं, यानी कि अक्षर या वर्ण कितने हैं, तो टोटल वर्णमाला में वर्ण कितने हैं या अक्षर कितने हैं, तो 52 है। बस एक बात याद रखना कि वर्णमाला नहीं, वर्णमाला में अक्षर या वर्ण कितने हैं, तो वो कितने, 52 है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्या कि अगर इसमें सबसे ज्यादा पूछी जाती सबसे छोटी इकाई बताओ। क्या बताओ, सबसे छोटी पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में, क्या पूछा जाता है, हिंदी वर्णमाला में सबसे छोटी, सबसे छोटी इकाई, क्या, सबसे छोटी इकाई, तो वो होता है वर्ण। क्या होता है, वर्ण, ठीक है। ये क्या है, हिंदी वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई बोले,
या सबसे छोटी लिखित इकाई बोले, क्या बोले यहीं पर, या बोल दे तुमसे क्या, सबसे छोटी लिखित इकाई, ठीक है। सबसे छोटी इकाई बोले या सबसे छोटी लिखित इकाई बोले तो वो तुम्हारा क्या है, वर्ण है या अक्षर है, ठीक है। क्या है, वर्ण है या अक्षर है, ठीक। अगर इसी में ये कह दे क्या कि हिंदी में सबसे छोटी मौखिक इकाई बताओ, क्या बताओ, मौखिक इकाई, तो ये तुम्हारी हो जाती है क्या, ध्वनि। क्या हो जाती है, ध्वनि। यानी कि जैसे हमने बोला क्या कि राम इधर आओ, हमने बोला, ठीक है, बस यही तुम्हारी क्या होगी, ध्वनि हो गई, ठीक। तो यानी सबसे छोटी मौखिक इकाई तुम्हारी क्या है, ध्वनि है। लिखित इकाई बोले तो वर्ण या अक्षर है। एक बात और, अगर केवल बोले क्या कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई या हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो ध्वनि या अक्षर दोनों आता है। क्या आता है, दोनों। यानी कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो ध्वनि भी होती है और वर्ण भी होती है, ठीक है। ध्वनि कब होगी, जब मौखिक इकाई पूछे, वर्ण कब होगी, जब लिखित इकाई पूछे, ठीक है। बस तुम्हें इतना सा थोड़ा सा इसमें याद रखना है, अगर नोट करना चाहो तो नोट करो, बाकी इसको वर्णमाला को तोड़ तोड़ के बताते हैं कितने प्रकार के कैसे, ठीक। परिभाषा तुम्हें लिखनी नहीं है, ये तुम्हें लिखो, हम बोल रहे हैं। वर्णमाला बीचों बीच या ऊपर अपना डालो, वर्णमाला लिखो। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं, 52 होते हैं, 52 होते हैं। फिर अगला लिखो, अगला पॉइंट 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 बना के लिखो, बस ये क्या पर्याप्त होगा। फिर लिखो, हिंदी वर्णमाला में सबसे छोटी लिखित इकाई, हिंदी वर्णमाला में सबसे छोटी लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर है, वर्ण या अक्षर है, ठीक है। फिर लिखो, हिंदी वर्णमाला में सबसे छोटी, हिंदी वर्णमाला में सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, हिंदी वर्णमाला में सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, ध्वनि है। अगला पॉइंट लिखो, हिंदी वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई, हिंदी वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि है, ठीक है। 3 पॉइंट हैं और तीनों पॉइंट क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट कैसे हैं, अलग अलग। लिखित इकाई सबसे छोटी वर्ण या अक्षर, ठीक है। मौखिक इकाई सबसे छोटी वाली तो ध्वनि। अगर हिंदी वर्णमाला में बोले, क्या बोले, हिंदी वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई बोलो तो वो तुम्हारी क्या है, ध्वनिया वर्ण है, ठीक है। देखो अक्षर है, क्या है, अक्षर, ठीक है। तो एक पॉइंट बना लो, लिखो, बोले वर्णों को हिंदी में अक्षर भी कहते हैं, वर्णों को हिंदी में अक्षर भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। देखो अक्षर का मतलब होता क्या है, क्या है, अक्षर का मतलब क्या होता है, जैसे अक्षर का मतलब तुम्हें ये याद रखना है क्या कि अक्षर को हम मिटा नहीं सकते, यानी कि हम अक्षर के खंड नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे तुम लोग सोच रहे हो का कबूतर, ठीक है, हम इसको तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे कैसे, हम इसे तोड़ेंगे आधा का और प्लस का छोटा आ, आधा का प्लस का छोटा आ, ये तुम्हारा का है, वर्ण है, लेकिन ये सबसे छोटा है। अब इसको तुम तोड़ नहीं सकते, यानी कि अब इसे तुम
अलग नहीं कर सकते, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अक्षर माना जाएगा। ठीक है, इसे भी माना जाएगा, ये जो का है इसे भी माना जाएगा, लेकिन जो परिभाषा होती है अक्षर की ये होती है कि जिसे हम खंड नहीं कर सकते या खंड खंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं, देखो तुम लोगों ने वर्णमाला पढ़ी होगी, बचपन में सिखाया था, छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये मात्राएं होती हैं। फिर मात्राएं के बाद का खा गा गा जिया तक यानी आखिरी तक ज्ञा ज्ञानी तक होता है, ये पढ़ा होगा ठीक आप लोगों ने। तो ये जो छोटा आ से लगाकर ज्ञा ज्ञानी, ये सिर्फ ज्ञा ज्ञानी नहीं होते, जिया होता है, इससे ज्या पढ़ते हैं ज्या। ठीक है, छोटा आ से लगाकर ज्या तक जितने भी वर्ण होते हैं ये टोटल होते हैं कितने, 52। कितने होते हैं, 52। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी छोटा से लगाकर जिया तक जो होते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अगर हम पूछें ये जो छोटा आ से लगाकर जिया तक वर्णमाला है, ये कौन सी वर्णमाला हम लोग बचपन से सीखते आए हैं या बचपन में हमें सिखाया गया है कि कौन सी वर्णमाला है, तो ये जो वर्णमाला होती है इसे हम लोग कहते हैं मानक वर्णमाला। कौन सी वर्णमाला कहते हैं, मानक वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जो हमें बचपन से वर्णमाला सिखाई जाती है वो कौन सी होती है, मानक वर्णमाला होती है। ठीक है, काखा गाघा पढ़ा, ये देखो यार, हाँ ठीक। तो काखा गाखा जो हम लोगों ने पढ़ा यानी कि जो बचपन से सिखाया गया वो कौन सी वर्णमाला थी, तो मानक वर्णमाला थी। अगर अब कोई पूछे तो तुम्हें क्या बताना है कि हम लोगों ने कौन सी वर्णमाला सीख रहे हैं, तो कौन सी, मानक वर्णमाला। ठीक है, अब देखो 52 के हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड। ठीक है, क्योंकि वर्णमाला में छोटा से लगाकर ज्ञा ज्ञानी तक यानी जिया तक जो अक्षर होते हैं उनको अलग अलग भागों में हम लोगों ने बांटा है। ठीक है, अगर 52 में सबसे पहले बात करें तो इसमें 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर वो कौन कौन से कहाँ तक होते हैं, तो छोटा आ से औ तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं, छोटा आ से औ तक। ठीक है, फिर इसमें जो दो होते हैं वो तुम्हारे दो आयोग वाह होते हैं। क्या होते हैं, दो आयोग वाह। और आयोग वाह को हम लोग कहते हैं अंक और आहा। क्या कहते हैं, अंक और आहा। ठीक है, ये जो 11 स्वर हैं, वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जिन्होंने ये आ से यानी छोटा आ से लगाकर अंक तक यानी आहा तक पूरे पूरे स्वर माने हैं। क्या माने, पूरे पूरे स्वर, उनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर अगर इसके बाद बात करें तो व्यंजन होते हैं, और व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 33। ठीक है, 33 ही होते हैं, सॉरी व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक, वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25। क्या होते हैं, इस स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन। फिर देखो, फिर इसके बाद तुम्हारे होते हैं दो उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन। ठीक है, कितने हो गए, 25, 4 29, 29 और 11 कितने हो गए, 40। 40 हो गए ना। अभी कितने बचे, 4 4 8 4 12 बचे। ठीक है, तो जो 4 होते हैं वो होते हैं तुम्हारे संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन। और जो 4 तुम्हारे होते हैं संयुक्त व्यंजन हो गए, 11 2 13 25 और 27 13 30 40 52 यानी कि 44। 44 में 8 बोले तो एक तुम्हारा यानी कि जो 4 होते हैं वे होते हैं ऊस में व्यंजन। कौन से व्यंजन, ऊस में। ठीक है, और जो तुम्हारे 4 होते हैं, सॉरी 4 होते हैं लुंठित व्यंजन। संयुक्त हो गया,
स्पर्शी हो गया, और कौन से, ऊष्म हो गया, और जो 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक, लुंठित, हाँ ठीक है, लुंठित इसमें नहीं आता है, ठीक है। ये तुम्हारे 52 के भाग बटे हैं, यानी कि जो 11 होते हैं वो तुम्हारे स्वर होते हैं, 2 जो होते हैं वो तुम्हारे आयोग वाह होते हैं, 25 जो हैं तो वो तुम्हारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। हो गया? नोट कर लो इसको। आ गया ना? देखो आगे, अब देखो कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने वर्णमाला में 52 वर्ण नहीं माने हैं, ठीक है। देखो एक विद्वान आए, कामता प्रसाद गुरु, ठीक है, कौन से? कामता प्रसाद गुरु। इन्होंने वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या मानी वो मानी कितनी? 46। कितनी मानी? 46, ठीक है। 46 को इन्होंने भी बांटा, यानी कि सबसे पहले तो इन्होंने 13 स्वर माने। कितने स्वर माने? 13, यानी कि आ से आहा तक पूरे पूरे स्वर मान लिए, ठीक है। कहाँ से? आ से आहा तक पूरे पूरे स्वर मान लिए। फिर इन्होंने 33 व्यंजन माने। कितने माने? 33 व्यंजन माने। और इस 33 व्यंजनों में से जो 25 स्पर्शी व्यंजन हैं इनको तो माना, स्पर्शी व्यंजन को माना, ठीक। और जो इसमें से 4 संयुक्त व्यंजन हैं उनको भी माना, और जो इसमें 4 ऊष्म व्यंजन है या ऊष्मी व्यंजन है, ठीक है, इनको रखा है इन्होंने अपनी बुक में। कामता प्रसाद गुरु ने कितने वर्णों की संख्या मानी? तो 46। 46 में से 13 तो स्वर माने और 33 क्या माने? व्यंजन। व्यंजन को इन्होंने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? स्पर्शी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या इन्होंने 25 मानी, संयुक्त व्यंजनों की संख्या इन्होंने 4 मानी, ऊष्मी व्यंजनों की संख्या इन्होंने 4 मानी, ठीक है। तो इनको भी क्या करो? नोट कर लो, पॉइंट बना के नोट कर लो, या कुछ भी, मतलब तुम्हें नोट तुम्हें करना है, ठीक है। नोट करो जल्दी से। हो गया? अब कर दें, ठीक। अभी एक एक बिल्कुल चलेंगे विस्तार से। स्वर, आयोग व स्पर्शी व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन कैसे बोला जाता है, ठीक, सब चलेंगे एक तरफ से। अब कर दें। फिर देखो, कामता प्रसाद जी हो गए। अब एक वैज्ञानिक और आए, यानी कि एक वैज्ञानिक नहीं कह सकते, हिंदी में वैज्ञानिक नहीं होते, विद्वान लोग होते हैं, ठीक है।
तो एक विद्वान और आए और उनका नाम था डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। क्या नाम था? उदय नारायण तिवारी जी। ठीक है। इन्होंने जो वर्णमाला में वर्णों की संख्या मानी वो 51 मानी। कितनी मानी? 51। ठीक है। इनमें वैसे तो 52 होते हैं, 52 माना भी जाता है, लेकिन इन्होंने 51 माना तो हटाया किसको? भाई 52 थे तो 51 है, यानी कि किसी ने किसी को तो हटाया होगा। तो इन्होंने ये ऋषि को हटाया। किसको हटाया? ऋषि को। क्योंकि ये जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए इन्होंने क्या किया? ऋषि। ऋषि से बनी जाती है। सही बनी है? कैसे बनाई जाती है? ये ऐसे करके, ये सही है ना? हाँ ठीक है। ठीक है। इन्होंने क्या किया? ऋषि को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि ये किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है, और हिंदी में इसका कहीं उपयोग भी नहीं होता है। इसलिए इन्होंने, यानी कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी ने क्या किया? 51 ही अपने वर्णमाला में वर्णों की संख्या को माना। ठीक है। देखो, एक आता है अपभ्रंश। क्या होता है? अपभ्रंश हिंदी वर्णमाला, यानी कि एक वर्णमाला जो होती है वो क्या होती है? अपभ्रंश हिंदी वर्णमाला होती है। इसमें जो वर्णमाला में वर्णों की संख्या है वो है 40। कितनी है? 40। ठीक है। अब 40 में जो स्वर हैं वो है 10। ठीक है। और जो व्यंजन है वो है 30। यानी कि एक अपभ्रंश हिंदी वर्णमाला है जिसमें से 40 वर्ण है। कितने हैं? 40 वर्ण। 40 वर्ण में जो स्वरों की संख्या है उसमें 10 है, और जो व्यंजनों की संख्या उसमें कितनी है? 30 है। ठीक है। इतना ये नोट करो और फिर आगे चलते हैं। ठीक। तो याद रखना तुम्हें है कि हमें, फिर अगली हेडिंग लगा लो स्वर। अब क्योंकि ज्यादा विस्तार हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, तो ज्यादा विस्तार नहीं चलते हैं, बस थोड़ा थोड़ा ले चलते हैं। हो गया? रब कर दे। देखो, अब हेडिंग लगाओ स्वर। ठीक है। देखो, स्वर को चर्चा में लाते हैं भाई। देखो देखो, स्वर जो होते हैं वो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ऋषि, ए ऐ ओ औ। ठीक। बस इतने ही माने थे। कितने? 13, सॉरी 11। ठीक। तो अगर स्वर की परिभाषा बनाना चाहे तो स्वर की परिभाषा क्या बनेगी? स्वर की परिभाषा ये बनेगी कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, क्या किए जाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी कि हमें किसी की मदद नहीं लेनी है। क्या है? हम किसी भी अक्षर या वर्ण की अगर मदद नहीं ले रहे हैं तो वो क्या होगा? स्वर होगा। ठीक है। और जैसे हम बोलते हैं का, क्या बोलते हैं? का। तो जब हम का को तोड़ते हैं तो ये का प्लस आ में टूटता है, यानी कि इसमें क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। अगर हम किसी की सहायता, यानी कि अगर हम स्वरों की सहायता से कोई अक्षर या वर्ण बोलते हैं तो वो होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। अगर हम किसी की सहायता न ले, यानी कि स्वतंत्र रूप से बोले, तो वो क्या होगा? स्वर। अगर हम स्वरों की सहायता से बोले तो वो क्या होगा? व्यंजन। क्या होगा? व्यंजन। तो स्वर की परिभाषा लिखो, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे वर्ण, या जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है। अब देखो,
लेखन की दृष्टि से स्वर, ठीक है, लिखाया हमने कितने स्वर, जब 52 को तोड़ा था तो लिखाया था 11 स्वर हैं। लेखन की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से जो स्वर होते हैं वो होते हैं 11। कितने होते हैं? 11, ठीक है। तो कौन कौन से स्वर होते हैं? तो छोटा आ होता है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। ये तुम्हारे क्या है? लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है? 11। लेकिन अगर उच्चारण के आधार पर बात किया जाए, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर होता है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। यानी कि कौन नहीं होता है? तो ऋषि नहीं होता है। ऋषि क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये उच्चारण के आधार पर स्वर में नहीं शामिल है, ठीक है। लिखने के आधार पर शामिल है। किसके आधार पर शामिल है? लिखने के आधार पर, ठीक है। तो लिख लो, लेखन की दृष्टि से स्वर, ये प्रकार नहीं, स्वर लिखना है यहाँ पर, लिखो। नोट करो फिर थोड़ा सा और थोड़ा सा बताया जैसे। देखो, अगर हम इसी स्वर में बात करें मात्राओं की, किसकी बात करें? मात्राओं की। देखो, हम लोगों को बचपन में सिखा दिया जाता है छोटा आ की मात्रा, सिखाया जाता है छोटा आ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। वैसे ये नहीं लगा होता है, ठीक है। ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। लेकिन देखो, अंक की मात्रा, आहा की मात्रा, ये सब सिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं होता है, यानी छोटा आ की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि माना गया है हिंदी में कि जो छोटा आ होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। या जो छोटा आ होता है वो अमात्रिक छंद होता है। कौन सा छंद होता है? अमात्रिक छंद होता है, इसलिए छोटा की मात्रा नहीं होती है, या सॉरी, अमात्रिक स्वर होता है, ठीक। क्या होता है? अमात्रिक स्वर होता है, इसलिए छोटा आ की मात्रा नहीं मानी जाती, हिंदी में नहीं मानी गई है। लेकिन जबरन बचपन में पढ़ा दिया जाता है छोटा आ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, ठीक है। तो मात्राएं जो होती हैं वो कितनी है? इतनी मात्राएं हैं, ठीक है। तो नोट करो जल्दी से, फिर आगे। ठीक है, तो याद रहेगा, नोट करो फिर आगे। हो गया यहाँ तक? अब हेडिंग लगाओ, उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर, ठीक है। देखो, उत्पत्ति के आधार पर स्वर जो है, पढ़ने से पहले क्या करते हैं? थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? वर्ण पढ़ा, ठीक है। और वर्ण को पढ़ा तो वर्ण की जो सबसे छोटी इकाई है वो तुम्हारी क्या है?
वर्ण है या क्या है, ध्वनि है। ठीक है, अगर इसी में लिखित सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो वो तुम्हारी क्या होगी, वर्ण होगी। क्या होगी, वर्ण। ठीक है, और अगर इसी में क्या पूछे सबसे छोटी मौखिक इकाई बताओ तो वो तुम्हारी क्या होगी, ध्वनि होगी। ठीक है, वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या मानी गई वो कितनी है, तो 52 है। कितनी है, 52। कामता प्रसाद गुरु ने कितनी मानी, तो 46 मानी। कितनी मानी, 46। फिर डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी ने कितनी मानी, तो 51 मानी। किसको हटा दिया, तो ऋषि को हटा दिया। ठीक है, फिर अपभ्रंश हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या हो मानी गई वो कितनी मानी गई, तो 40 मानी गई। फिर आ गया क्या, हमारे स्वर आ गए। स्वर कितने, तो 11 प्रकार के। कितने प्रकार के, 11। लिखने में भी कितने प्रकार के, 11 लिखने में। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से कितने, 10। कौन नहीं, तो ऋषि नहीं। मात्राएं कितनी, मात्राएं यानी कि छोटा की मात्रा को हटाकर औ की मात्रा तक ये मात्राएं मानी गई। ठीक है, अब आ जाओ उत्पत्ति के आधार पर क्या, स्वर। देखो उत्पत्ति के आधार पर अगर स्वर बात कीजिए तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। नंबर 1 पर आता है मूल स्वर। क्या आता है, मूल स्वर। और नंबर 2 पर जो आता है वो होता है तुम्हारा, इसे कहते हैं संधि स्वर या कहीं कहीं होता है दीर्घ स्वर। क्या होता है, दीर्घ स्वर। ठीक है, जो मूल स्वर होते हैं वे होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, सॉरी छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, मूल स्वर है। लेकिन अगर इनको भी हटा दिया जाए, यानी कि ये जो छोटा आ, छोटी ई और ये तुम्हारे क्या है, छोटा ऊ है, इनको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्वर। समझ रहे हो, यानी कि जो मूल स्वर है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कितने हैं, 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। ठीक है, अगर हम लोग ऋषि को हटा दें, यानी कि छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये तुम्हारे कौन से स्वर हैं, तो प्राकृतिक स्वर हैं। कौन से स्वर हैं, प्राकृतिक स्वर। फिर आता है संधि स्वर या दीर्घ स्वर। संधि स्वर या दीर्घ स्वर। देखो संधि स्वर या दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 पर आता है विजातीय स्वर। क्या आता है, विजातीय स्वर। और नंबर 2 पर आ जाते हैं सजातीय स्वर सॉरी क्या आते हैं, सजातीय स्वर। ठीक है, सजातीय स्वर वे होते हैं जो एक ही स्वर से मिलकर बनते हैं। यानी कि जैसे छोटा आ और छोटा अ को मिला दिया जाए तो बड़ा आ बन जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा, ये कौन सा स्वर है, तो सजातीय स्वर है। ठीक है, अगर हम लोग छोटी ई और छोटी ई को मिला दें तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। क्या बनेगा, बड़ी ई। क्या है, सजातीय स्वर है। अगर हम लोग क्या करें, छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिला दें तो ये क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ये तुम्हारे कौन से स्वर हो गए, सजातीय स्वर हो गए। ठीक है, विजातीय स्वर वे होते हैं जो हम अलग अलग स्वर यानी कि सेम टू सेम स्वर न मिलाएं। जैसे अगर मान लो हमने छोटा आ और छोटी ई मिला दी, ठीक है, तो ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए। अगर हम छोटा आ और ए को मिला दें तो ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए। अगर हम छोटा आ और छोटा ऊ को मिला दें तो ओ बन जाता है। और अगर हम छोटा आ प्लस ओ को मिला दें तो ओ बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, विजातीय स्वर होते हैं। क्या होते हैं, विजातीय स्वर। यानी विजातीय स्वर की अगर परिभाषा लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, वे स्वर जो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने होते हैं। भिन्न भिन्न, देखो ये छोटा अलग है, ये छोटी ई अलग है, मिलाया ये बन गया। ठीक है, सजातीय स्वर की अगर परिभाषा लिखना चाहो तो वे स्वर जिनको हम क्या करते हैं, समान स्वरों से मिलकर बनाते हैं या समान स्वर से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। लिखो 2 प्रकार। ठीक है, नंबर 1 मूल स्वर और नंबर 2 संधि स्वर या दीर्घ स्वर।
संधि स्वर या दीर्घ स्वर। ठीक है, नंबर 1 पर मूल स्वर लिख लिया, लिखो ये इसी में लिखो, डायरेक्ट क्या करोगे तमान, लिखो मूल स्वर में लिखो ये 4 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर में लिखो ये 4 प्रकार के होते हैं, लिख लो कौन कौन से, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। फिर नीचे लिखो, नीचे नोट करके लिखो, नोट डाल के लिखो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ को प्राकृतिक स्वर कहते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ को प्राकृतिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्वर कहते हैं। ठीक है, फिर लिखो नंबर 2 संधि स्वर या दीर्घ स्वर, दोनों को कहते हैं। ठीक है, संधि स्वर या दीर्घ स्वर लिखो, इसी में लिखो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक है, नाम लिखो नंबर 1 पर सजातीय स्वर या विजातीय स्वर, जो लिखना हो लिख लो। सजातीय स्वर, सजातीय स्वर बोले लिखो। अच्छा, वे स्वर जो समान स्वरों से मिलकर बनते हैं, जो समान स्वरों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, छोटा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा आ, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक है, अब लिखो विजातीय स्वर में, विजातीय स्वर हेडिंग डालो। विजातीय स्वर बोले लिखो, विजातीय स्वर वे स्वर जो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बनते हैं। वे स्वर जो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बनते हैं, भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बनते हैं। एग्जाम्पल में ये लिखो, छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर ए, छोटा आ प्लस ए बराबर ए। ठीक, छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ऊ। ठीक, और छोटा आ प्लस छोटा आ प्लस ओ बराबर औ। अब नोट में लिखो, नोट में लिखो, नोट में बोले लिखो ए ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ। ठीक है, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आया? उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर या संधि स्वर। ठीक है, जो मूल स्वर हैं वो कितने हैं? तो 4 है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। अगर ऋषि को हटा दिया जाए, यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये कौन से स्वर होंगे? तो प्राकृतिक स्वर होंगे। ठीक है, स्वर संधि सॉरी दीर्घ स्वर या संधि स्वर ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? विजातीय स्वर और सजातीय स्वर। सजातीय स्वर वे होते हैं जो समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, जैसे छोटा आ को छोटा से मिलाया जाए तो बड़ा बनता है। विजातीय स्वर वे होते हैं जो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने होते हैं, जैसे छोटा आ और छोटी ई को मिलाया तो ए बना, छोटा आ प्लस ए को मिलाया तो ए बना। अब लिखो, बोला जाए लिखो स्वर के कुल प्रकार या कुल स्वर, हेडिंग लगाओ कुल स्वर, कुल स्वर लिखो। ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हस्व स्वर, नंबर 1 हस्व स्वर। ठीक है, नंबर 2 दीर्घ स्वर, दीर्घ
स्वर। नंबर 3 प्लुप्त सुर। प्लुप्त या लुप्त, प्लुप्त, प्लुप्त, ठीक है, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो होते हैं 4, जो दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं 7, ठीक है। अब देखो प्लुप्त स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा ओम, किसी किसी किताब में इस प्रकार से ओम लिखा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो होता है यानी कि कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, यानी कि यस के तरीके बना होता है, यस के तरीके बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर। उसका जो उच्चारण होता है वो आ के भाव में होता है। किसके भाव में, आ के भाव में। जैसे हमें लिखना राम, तो हम राम इस तरीके भी लिख सकते हैं, राम, ठीक है। जैसे हमें किसी को, अब जैसे एक ओम ये होता है और एक ओम ये होता है, ये भी ओम लिखा, ये भी ओम ही लिखा है कि नहीं लिखा है। लेकिन अब देखो इस ओम का प्रयोग कहाँ किया जाता है और इस ओम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। भाई ओम ये भी है, ओम ये भी है कि ओम नहीं है, लेकिन अलग अलग उपयोग होता है। क्या होता है, अलग अलग उपयोग होता है। जैसे ये ओम है अगर हम कहीं भजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भजन, ठीक है। यानी कि ये जो ओम होता है ये भजन सॉरी देखो ये जो ओम होता है ये होता है भजनात्मक। क्या होता है, भजनात्मक। और ये जो वाला ओम होता है ये होता है मंत्रात्मक। कैसा होता है, मंत्रात्मक होता है। कैसा होता है, मंत्रात्मक। यानी कि अगर हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं या मंत्रों का हम जाप कर रहे हैं, अगर उसमें ओम आएगा तो हम ये वाला ओम कहेंगे। कौन सा ओम, ये वाला ओम कहेंगे। अगर हम कोई मंत्र लिख रहे हैं, अगर हमें ओम लिखना है तो ये वाला हम ओम लिखेंगे। मंत्र अगर कोई लिख रहे हैं तो, अगर जैसे हमें भजन कहना है तो भजन में ओम का उच्चारण ये वाला होगा, ठीक है। या हम कॉपी में या किसी किताब में अगर देखेंगे भजन अगर लिखा है तो उसमें ओम ये वाला लिखा होगा। अगर भजन है, भजन में अगर ओम लिखा है तो ये वाला ओम होगा। मंत्र में अगर लिखा है तो मंत्र में ओम ये वाला होता है। कुछ अंतर समझ में आया ओम और ओम में, ठीक है। ओम ओम दोनों ओम है, लेकिन ये भजन में होता है, ये मंत्र में होता है। और ये जो इस प्रकार से होता है यानी कि जो लंबा उच्चारण थोड़ा सा हो जाता है वो क्या होता है, प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये लिखो, और प्लुप्त स्वर के आगे ओम राम, और ये नीचे लिख लेना ओम भजनात्मक होता है और ये वाला ओम मंत्रात्मक होता है, ठीक है। फिर दीर्घ स्वर नोट करो, फिर बताते हैं, नोट करो। हो गया, स्कोर अप कर दे, पहली हेडिंग लगा लो, ह्रस्व स्वर। देखो हम इसी में हेडिंग लिख दें। देखो ह्रस्व स्वर क्या होता है, अगर हम ह्रस्व स्वर की परिभाषा अगर बनाएंगे तो ह्रस्व स्वर हमने कितने लिखा है, 4 लिखा है। देखो पहली बात तो ह्रस्व स्वर को ही हम लोग लघु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु स्वर। और लघु स्वर को ही हम लोग मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर, ठीक है। और मूल स्वर आप लोगों ने अभी पढ़ा कौन कौन से, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋषि, यही मूल स्वर पढ़े। जो मूल स्वर है वही तुम्हारे लघु स्वर है, जो मूल स्वर है, जो लघु स्वर है वही तुम्हारे क्या है, ह्रस्व स्वर है। क्या है, ह्रस्व स्वर। कौन कौन से हैं, तो छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा उ है, और क्या है, ऋषि है। क्या है, ऋषि। लेकिन जो इसकी परिभाषा बनती है, क्या बनती है, परिभाषा।
ठीक। जो तुम्हारी परिभाषा बनती तो परिभाषा क्या होती है, परिभाषा ये बनती है हर्ष स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर की, कि वे स्वर जिन्हें बोलने पर एक मात्रा का समय लगता है, किसका लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, या लघु स्वर कहते हैं, या क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है। देखो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की अगर परिभाषा बनाई जाए तो दीर्घ स्वर को हम ये कह सकते हैं कि जिन्हें जिन्हें बोलने में दो मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का, दो मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 7। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कौन से, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है। ये तुम्हारे क्या है, सॉरी, दीर्घ स्वर है। कैसे हैं, दीर्घ स्वर। इन्हें बोलने में कितना समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है। और लघु स्वर या मूल स्वर या हर्ष स्वर को बोलने में कितना समय लगता है, तो एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है। और जो प्लुप्त स्वर होते हैं, इन्हें हम जब बोलते हैं तो एक मात्रा और दो मात्रा से अधिक समय लगता है। सॉरी, क्या लगता है, अधिक, एक मात्रा और दो मात्रा से अधिक समय लगता है बोलने में। किन्हें, प्लुप्त। जैसे हम लोग बोलते नहीं ओम, तो कितना, मतलब कितनी देर तक बोलते हैं। अब जैसे हमें छोटा पढ़ना है तो हम ये कह नहीं सकते छोटा, ये तो कह नहीं सकते छोटा, बस काम खत्म, जरा सा टाइम लगा। अब जैसे हमें करना है बड़ा, तो बड़ा आ, ऐसे हम कहेंगे, यानी थोड़ा सा समय लेंगे कहने में। अगर हमें ओम कहना है तो उन्हें उसे हम काफी समय लेंगे, ओम, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो लघु स्वर को बोलने में एक मात्रक समय लगता है, दीर्घ स्वर को बोलने में दो मात्रक समय लगता है, और प्लुप्त स्वर को जो बोलते हैं तो एक मात्रा और दो मात्रा से भी अधिक समय लगता है। ठीक है। तो ये पहली हेडिंग लगाओ और इसको परिभाषा लिखो, लिखो, बोले हम बोले हेडिंग लगाओ इसमें, देखो इसको सीधे लिखो, एक मात्रा का समय लगता है। ज्यादा तुम्हें क्या करना है, परिभाषा तुमसे पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो हर्ष स्वर कितने होते हैं नाम पूछ लेगा। देखो एक मात्रा का समय लगता है, लिख डालो कौन, ये भी लिख लो, ये 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। और ये लिख लो कौन कौन होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। ठीक है। ये लिख लिया ना कि हर्ष स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, ये तीनों नाम एक साथ ही लिखना है। ठीक है। दूसरी हेडिंग लगा लो दीर्घ स्वर, इसमें लिख लो, लिखो हर्ष स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है, हर्ष स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। ठीक है। या हम ये कह सकते हैं क्या, कि दो मात्रा का समय लगता है। ठीक है। लिख लो इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से, ये तुम्हारे सामने लिखे, छोटा, सॉरी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक। हो गया। फिर अगली हेडिंग, प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर लिखो हर्ष और दीर्घ, हर्ष और दीर्घ स्वर की अपेक्षा, हर्ष और दीर्घ की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। क्या लगता है, तिगुना समय। एग्जाम्पल, इनकी कोई संख्या सीमित नहीं है। ठीक है। ओम जैसे हमें लिखना है तो इस प्रकार से लिख देंगे, एग्जाम्पल में लिख लेना। ठीक है। राम ओए, ओए, ओए इधर आओ, मतलब ना ऐसे। ठीक है। हाँ, तो एग्जाम्पल में तीनों नाम लिख लो। ठीक।
अब हेडिंग लगाओ स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का क्या वर्गीकरण। ठीक है, देखो स्वरों का वर्गीकरण। अगर हम स्वरों की वर्गीकरण की बात करें तो हम इन लोग इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 जो भाग आता है वो होता है जिह्वा। क्या होता है? जिह्वा के आधार पर स्वर। क्या होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर। ठीक है, देखो अगर आप लोगों ने हाई स्कूल अगर पढ़ा है, कौन सी कक्षा? हाई स्कूल। हाई स्कूल में अगर बायो पढ़ा है, ठीक है, बायो में तुम्हें पढ़ाया हो गया जीभ के बारे में। जीभ के 3 भाग होते हैं, एक अग्र भाग होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पश्च भाग होता है। पढ़ाया गया है, ठीक है। मान लो ये हमने क्या बना दी, ये जीभ बना दी, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया अग्रभाग। क्या हो गया? अग्रभाग। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। ये तुम्हारा क्या है? अग्रभाग। ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा क्या है? मध्य भाग है। क्या है? मध्य भाग। और ये जो तुम्हारा इतना पीछे का मान लेते हैं, क्या है तुम्हारा? पश्च भाग। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, हाई स्कूल में तो पढ़ाया ही गया होगा कि अग्रभाग, पश्च भाग और मध्य भाग। पढ़ाया गया? ये नहीं पढ़ाया गया? ठीक है, देखो अगर हम बोले कि मध्य भाग से हम स्वर कौन सा बोलते हैं, इसको रब कर दें। अच्छा, ये हम बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ छोटा आ। क्या बोलते हैं? मध्य भाग। ठीक है, ये क्या हो गया? तुम्हारा मध्य भाग। और अगर हम बोले क्या कि अग्रभाग से हम क्या बोलते हैं, तो छोटी ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ओ। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? अग्रभाग से बोला जाता है। ठीक है, और इसमें अब बचा क्या? वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? पश्च भाग में हो जाएगा, यानी छोटा आ से लगाकर ओ तक। ठीक है, तो नोट करो, लिखो स्वरों का वर्गीकरण। हेडिंग पढ़े लिखो 3 प्रकार से करते हैं या 3 प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से बांटते हैं या 3 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 पर जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, या केवल लिख लो जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर। ठीक है, लिखो इन्हें भी हम 3 लिखो, इन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 अग्रभाग, नंबर 2 मध्य भाग, नंबर 3 पश्च भाग। ठीक है, अगर जीव बना के मन लिखना हो तो जीव बनाकर लिख लो। क्या बनाना था? अगर जीव बना के मन हो तो जीव बनाकर लिख लो कि अग्रभाग से हम लोग छोटी ई, बड़ी ई, ए बोलते हैं। मध्य भाग से हम लोग छोटा आ बोलते हैं। पश्च भाग से अगर लिखना हो तो लिख लो क्या क्या बचा, तो छोटा आ बचा, बड़ा आ बचा, छोटा ऊ बचा, बड़ा ऊ बचा, ओ बचा, औ बचा, और एक और होता है। एक पता है क्या होता है? ये आ होता है। आ के ऊपर, यानी बड़ा आ, बड़ा के ऊपर चांद। ठीक है, याद रहेगा। अग्रभाग में कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी ई, ए। मध्य भाग में केवल छोटा आ। पश्च भाग में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ, ये भी होता है। अब देखो ये जो आ होता है, ये छोटा आ और बड़ा आ के जो बीच का समय होता है वो तुम्हारा क्या होता है? आ होता है। क्या होता है? आ। जैसे डॉक्टर,
डॉक्टर पढ़ते हो, कॉलेज कुछ इसी प्रकार से पढ़ते हो, कॉफी, ठीक है, लिखते हो कि नहीं लिखते हो, डॉक्टर, कॉफी, कॉलेज, यानी छोटा आ बड़ा आ के जो बीच का समय होता है वो क्या होता है, और, ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, तो कहाँ गया ये, अ पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखना। तो अगर मन हो तो लिख लो कि नोट बनाकर। हो गया, रब कर दें। दूसरा नंबर 1 हो गया, तीसरे में नंबर 1 हो गया। अब दूसरा लिखो, मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने पे आधार, मुख द्वार खुलने के आधार पर, ठीक है। देखो मुख द्वार के अगर खुलने के आधार पर हम बात करें तो एक होता है समृत स्वर, और एक तुम्हारा होता है अर्ध समृत स्वर, ठीक है, और एक होता है विव्रत स्वर, और एक होता है अर्ध विव्रत स्वर, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक, समृत, अर्ध समृत, विव्रत, अर्ध विव्रत। देखो जो समृत स्वर होता है ये जब मुंह बंद होता है, क्या, यानी कि जब हमारा मुंह बंद हो तब कौन कौन से अक्षर निकलेंगे, यानी कौन कौन से स्वर निकलेंगे, तो बोलो कौन कौन से स्वर निकलेंगे, बोल के देखो मुंह बंद करके, ठीक है, बोलो क्या क्या आएगा जब मुंह बंद होगा, ठीक है। एक तो तुम्हारा आएगा क्या, छोटा आ आएगा, छोटा नहीं, ये नहीं आएगा, छोटी ई आएगा, छोटी ई आएगा, नहीं आएगा, छोटी भी नहीं होगा, छोटा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ, मुंह बंद हो रहा है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ये कब होगा, जब हमारा मुख बंद होगा, ठीक है, छोटी ई होगी, छोटी ई, बड़ी ई, हाँ हो जाएगी, ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई, ये हमारा कब होगा, जब हमारा मुंह क्या हो, बंद हो, ठीक है। और अर्ध जो समृत स्वर होता है, यानी कि हमारा आधा मुख बंद हो, इसमें लगभग पूरा मुंह बंद हो जाए, इसमें तुम्हारा क्या हो, आधा मुंह बंद हो, ठीक है, जैसे ओ, ऊ, ठीक है, ए, ओ, ए, आए नहीं होगा, ओ और ए, ठीक है। विव्रत स्वर में क्या होता है, हमारा पूरा मुंह खुला रहे, क्या रहे, हमारा पूरा मुंह खुला रहे, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई होगा नहीं, उसमें हो गया अय, अय हो जाएगा, और ओ नहीं होगा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ नहीं होगा, बड़ा आ हो जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा मुंह खुलना चाहिए, बड़ा आ, छोटा आ में खोल, छोटा आ, बस, ठीक है। अर्ध विव्रत यानी कि हमारा क्या हो, पूरा मुख खुला हो, ठीक है, मुख द्वार जो है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ठीक है। और अर्ध विव्रत में क्या होता है, आधा मुख खुला होना चाहिए, कितना, आधा मुख, जैसे छोटा आ, आधा खुला है, ऐ, औ, ठीक है, और इसमें आ भी आ जाता है, क्या जाता है, अ, जैसे हम कॉलेज, ठीक है। ये तुम्हारे क्या है, मुख द्वार खुलने के आधार पर कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हैं। समृत स्वर यानी कि जो हमारा, ठीक,
यानी कि जो हमारा मुख है वो क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है, बंद किन किन वर्णों से होगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ई, बड़ी ई। ठीक है, बोलकर ट्राई करना चाहिए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ई सॉरी छोटी ई, बड़ी ई। ठीक है, और अर्ध संवृत यानी कि आधा मुख बंद हो, जैसे ऊ, ए सॉरी ई। ठीक है, और विवृत स्वर में क्या होता है, पूरा मुंह खुला होना चाहिए, आ खुल गया पूरा मुंह। अर्ध विवृत स्वर में क्या होता है कि आधा खुलना चाहिए, से छोटा आ, ए, ओ, आ। ठीक है, आ। ठीक है, तो ये नोट करो, लिखा है इसमें कि नोट कर लो, नोट कर लो क्या करेंगे लिखा के। ठीक है, ठीक है, इसमें परिभाषा ज्यादा ना लिखो। हो गया, अब कर दें। ठीक है, याद रखना। ठीक, बताया जाए। अब अगली और अंतिम, आज की कक्षा की अंतिम हेडिंग है ओष्ठों। ओष्ठों यानी ओठों। ठीक है, ओठों की स्थिति। ठीक है, ओष्ठों बोले या ओठों बोले। ठीक है, लेकिन हा हल बनता है ओठों में। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर, के आधार पर स्वर। ठीक है, ओष्ठों या ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर। ठीक, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। नंबर एक पर आता है व्रतमुखी। क्या आता है, व्रतमुखी स्वर। नंबर दो पर आता है अर्ध व्रत मुखी स्वर। ठीक है, व्रतमुखी स्वर, अर्ध व्रतमुखी स्वर। देखो, व्रतमुखी स्वर जिसमें ओंठ जो है वो क्या हो, तुम्हारे गोलाकार हो। कैसे हो, गोलाकार हो। और अर्ध व्रतमुखी स्वर में क्या होते हैं, जिसमें ओंठ तुम्हारे क्या हो, गोलाकार नहीं हो। क्या हो, गोलाकार नहीं हो। अब देखो गोलाकार ओंठ कैसे होंगे, जैसे छोटा ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ, ओ, ठीक है, औ। ये तुम्हारे क्या है, जब इनको बोलोगे तो जो ओंठ है वो हमारे किसका रूप ले लेंगे, वृत्त के आकार का रूप लेंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वृत्तमुखी स्वर कहेंगे। अर्ध वृत्तमुखी स्वर कौन से, जिसमें गोलाकार ओंठ नहीं होंगे, जैसे छोटा आ, छोटा आ, मुंह खुल रहा है। ठीक है, बड़ा आ, सॉरी छोटा हो जाएगा, हाँ ठीक है, छोटा नहीं, ये नहीं होगा, ए होगा, ए होगा, ओ सॉरी ओ तो हो गया, अरे ठीक है यार, सही तो लिख रहे हैं, छोटा आ, बड़ा आ, ए, ऐ। ठीक है, और कौन बचा, अभी और बचा ना, छोटी ई बची, छोटा सॉरी बड़ी ई बची, और ए और ऐ। ये तुम्हारे क्या है, जिसमें ओंठ जो है गोलाकार नहीं होते हैं। तो व्रतमुखी स्वर में तुम्हें परिभाषा क्या लिखनी है, जिसमें ओंठ कैसे हो जाए, गोलाकार। ओंठ गोलाकार हो जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, व्रतमुखी स्वर कहेंगे। ठीक है, इसमें जो ओंठ है वो गोलाकार नहीं होंगे, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। ठीक, नोट कर लो। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, यानी कि आज की क्लास में जो हम लोगों ने सीखा वो केवल क्या थे, स्वर को सीखा, स्वरों को। ठीक है, अब जो कल है, कल क्लास नहीं होगी,
अब सीधे सोमवार को क्लास होगी, यानी कि मंडे को। मंडे से फिर मिलते हैं अपने जैसे कि टाइम टेबल था, टाइम टेबल के अनुसार मिलते हैं। तब तक ये हिंदी में तुम्हारा चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या करना है, इसे रिपीट करना है, पढ़ना जरूरी है। पढ़ना जरूरी है क्योंकि जो संधि चैप्टर है वो हमें पढ़ना है। अगर वो पढ़ना है तो पहले ये समझना है, ठीक है। तो इन्हें याद करने की कोशिश करें, बोलने की कोशिश करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। और फिर हम जब आगे जब हिंदी की क्लास होगी तो उसमें हम व्यंजन समझेंगे। इसकी लगभग हम 3 क्लासें लेंगे, यानी कि ये हटाकर अब 2 क्लासें बचेंगी, तब ये वर्णमाला हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो आज के लिए यहीं तक, फिर इसके आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।